नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका कासलीवाल, चीफ आईवीएफ स्पेशलिस्ट इंदिरा आईवीएफ नासिक से। आज हम जानेंगे पुरुष निस्संतानता के कारण और उसके उपचार के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे कि निस्संतानता क्या होती है। कोई भी कपल अगर 1 साल तक लगातार कोशिश कर रहा है और कुछ भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर रहा है, फिर भी अगर उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है तो उन्हें हम कहते हैं कि निस्संतानता है। अगर ये निस्संतानता प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है। प्राइमरी मतलब एक बार भी उनको बच्चा नहीं ठहरा है, या सेकेंडरी हो सकती है कि पहली बार एक बार ठहर चुका है या अबॉर्शन हो चुका है, ये एक आधा बच्चा अच्छे से बट अभी नहीं ठहर रहा है। अगर हम देखे जाए तो वर्ल्ड वाइड अगर हम निस्संतानता का रेशियो देखा जाए तो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। करीबन हम ऐसा समझते हैं कि 6 में से 1 कपल को निस्संतानता होती है। इसका मतलब परसेंटेज में 10 to 15% कपल्स जो है वो निस्संतान होते हैं। अब इनमें अगर हम कारण ढूंढे जाए तो अगर हम समझे कि 100 कपल्स अगर लेते हैं तो ऐसा समझे कि 30% कपल्स में जो कारण रहता है वो महिलाओं में होता है, 30% में जो होता है वो पुरुषों में होता है, 30% जो कारण रहता है वो महिलाएं और पुरुष दोनों में कुछ कारण होता है, इसलिए उनको निस्संतानता होती है। और 10% कपल्स में ऐसा होता है कि सब कुछ नॉर्मल है, महिलाओं का भी सारी जांचें नॉर्मल है, पुरुषों की भी सारी जांचें नॉर्मल है, फिर भी उनका बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो उसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब पुरुष निस्संतानता जानने से पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मली जो होता है पुरुषों में कैसे स्पर्म बनता है, शुक्राणु कैसे बनता है। नॉर्मली उनकी ब्रेन में जब हार्मोनल वेरिएशन आते हैं तो उनको ब्रेन से संकेत आता है। फिर पुरुषों में 2 टेस्टिस रहते हैं, जैसे हमें पता है उनको 2 टेस्टिस रहते हैं, उनमें शुक्राणु बनना शुरू होता है। ये शुक्राणु जब बनते हैं, बनने के बाद ये नलियों के थ्रू आके वीर्य में बाहर आते हैं। तो जब भी महिला और पुरुष का संबंध रहता है तब ये वीर्य में से शुक्राणु स्त्री की बच्चेदानी में जाते हैं। अब जो महिलाओं में होता है, महिलाओं में जनरली उनके भी अंडकोश होते हैं, उसमें हर महीने जैसे ही माहवारी आ जाती है तो दूसरे दिन से एक अंडा बनना शुरू होता है। फिर वो करीबन 12वें से 14वें दिन में बड़ा होता है, फिर वो फूटता है, फूट के वो उनकी गर्भनलिका में आता है। और जैसे कि हमने देखा कि उसी दौरान अगर संबंध रहता है महिला और पुरुष का तो उसमें से जो शुक्राणु है वो नलियों में आता है। गर्भनलिका में उस औरत का अंडा और जो पुरुषों का शुक्राणु है ये मिलते हैं, उनका गर्भ बनता है, वो 3 दिन तक वहीं पे रहता है और फिर बाद में आके बच्चेदानी में चिपकता है। फिर उसके आगे की ग्रोथ होती है, धीरे धीरे बच्चे का आकार लेता है और 9 महीने के बाद डिलीवरी हो जाती है। अब अगर हम इन सारी चीज़ों में कहीं पे भी अगर दिक्कत आती है तो उस कपल को निस्संतानता हो सकती है। पुरुषों के अगर हम देखा जाए, पुरुषों के कारण अगर हम देखा जाए तो उससे पहले हम समझते हैं कि किसी को काफ़ी पुरुषों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमको इस चीज़ के कोई सिम्टम्स चाहिए, कि हमें अगर प्रॉब्लम है तो कुछ सिम्टम्स चाहिए। ज़्यादातर पुरुषों में निस्संतानता भी होती है, उनका अगर कारण है तो भी कोई सिम्टम्स पाए नहीं जाते हैं। कोई पुरुषों को जैसे कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, या उनका वॉल्यूम ही बहुत कम आता है वीर्य का, या कलर रेडिश आता है, रेड आता है या येलो आता है, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। या कोई पुरुष अपने जैसे उनके अंडकोश है वहाँ पे उनको पानी जमा हुआ दिखता है, बड़े हुए दिखते हैं, वहाँ की नसें फूली हुई दिखते हैं, जिसको हम वेरिकोसील बोलते हैं। ये सिम्टम्स आ सकते हैं, बट ज़्यादातर पुरुषों में कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। फिर पुरुष निस्संतानता के कारण क्या हो सकते हैं। अब अगर कारण हमें जानना है तो जैसे कि मैंने बताया कि उनके जो है हार्मोन्स आते हैं, फिर शुक्राणु अंडकोश में बनते हैं और फिर उनके बाहर वीर्य में आ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो एक कारण हो सकता है कि कोई पुरुषों में हार्मोनल वेरिएशन है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कोई पुरुष रहते हैं जिनको जो मूछें रहती है या दाढ़ी रहती है वो बचपन से ही नहीं आती, उनमें काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंस पाया जाता है, उस वजह से भी उनके शुक्राणु नहीं बनते हैं। फिर कुछ
पुरुषों में ऐसे रीज़न आता है कि लोकल लेवल पे, जैसे कि टेस्टिस की लेवल पे कुछ कारण रहते हैं। कोई पुरुषों को जन्म से ही एक टेस्टिस ही नहीं होती है, या बहुत छोटी होती है, या अनडिसेंडेड होती है, या उनको कोई बचपन में इन्फेक्शन होता है, मम्स जिसे हम बोलते हैं, उनको कोई किसी और चीज़ के लिए कुछ बहुत दवाइयाँ दी जाती है, या कैंसर में रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी ऐसे कुछ हुआ होगा, तो उनके शुक्राणु कम पाए जाते हैं। वैसे ही जैसे मैंने बताया कि अगर अंडकोश के बाजू में वहाँ की जो नसें हैं वो अगर फूलना शुरू हो जाए, वेन्स फूलना शुरू हो जाए, तो उसको हम वेरिकोसिल बोलते हैं। उससे भी शुक्राणु पुरुषों के कम हो सकते हैं। उसके बाद एक कारण आता है कि उनका जो नली होती है, जिस नली से वो शुक्राणु ट्रैवल करके बाहर वीर्य में आते हैं, वो जन्म से ही एक तो नहीं है, या फिर वो ब्लॉकेज है, तो उसे कहते हैं हम अब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस या ब्लॉक्ड वास डिफरेंस। ये भी एक कारण पाया जाता है। और अभी अगर हम देखा जाए तो ये भागदौड़ की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कारण ये पाया जाता है कि बहुत भागदौड़ की ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, बहुत जंक फूड का सेवन हो रहा है, उन्हें नींद अच्छी नहीं मिल रही है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट इनका सेवन काफ़ी हद तक ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से भी शुक्राणु कम पाए जाते हैं। कोई कोई पुरुष जो बहुत हीट में काम करते हैं, हीट वाली जगह पे भी काम करते हैं, उनके भी शुक्राणु में दिक्कत आ सकती है। कोई पुरुष ऐसे रहता है कि एक कारण रहता है, चौथा कारण हम जैसे समझते हैं कि उनको जेनेटिकली ही ये प्रॉब्लम है, तो उनका जो क्रोमोसोम होता है, उन क्रोमोसोम पे कुछ ऐसे जीन्स में म्यूटेशंस होते हैं जिसके वजह से उनके शुक्राणु में दिक्कत आ सकती है। अब हम ये जानेंगे कि हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि निसंतानता पुरुषों में किस वजह से है। तो अगर डायग्नोसिस देखा जाए तो एक सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन एक बार पुरुषों का होना चाहिए कि जिसमें उनको कोई लोकल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, टेस्टिस अब्सेंट है उनकी, या उनकी एक सोनोग्राफी होनी चाहिए, उनको कोई वेरिकोसिल है क्या, हाइड्रोसिल है क्या, ये सारी चीज़ें देख के हम जान सकते हैं कि उनमें शुक्राणु की कमी है या नहीं है। और सबसे सिंपल टेस्ट अगर जाना जाए कि निसंतानता क्यों है पुरुषों में, बहुत सारे कपल्स मेरे पास आते हैं, उनके महिलाओं की तो जांचें हो रखी होती है, 5 साल से कोशिश कर रहे होते हैं, सारी जांचें उनकी हो रखी होती है, उनकी महिलाओं की सोनोग्राफी हो रखी होती है, हार्मोन की टेस्ट हो रखी होती है, पर पुरुषों की एक भी टेस्ट हो नहीं रही होती है। तो उनमें अगर हमें जांच करनी है तो बहुत ही सिंपल टेस्ट एक होती है, वो है सीमेन एनालिसिस। इसमें कुछ नहीं करना है, पुरुषों को बस अपना वीर्य देना है एक कंटेनर में, और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। फिर हम इसमें क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं, तो जनरली हम इसमें देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक उसके पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है, वो देखते हैं कि 1.5 ml या उससे ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मली, उसका कंसिस्टेंसी कैसा है, बहुत ज़्यादा विस्कस नहीं होना चाहिए, उसका pH नॉर्मल है कि नहीं, उसका कलर कैसा है, ग्रे ओपेलेसेंट है या नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि येलो है या रेड है, इसका मतलब इन्फेक्शन के चांसेस है। फिर 3 चीज़ें उसमें हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, वो मेनली ये होती है कि उसकी काउंट कितनी है, मतलब संख्या कितनी है शुक्राणु की, दूसरी होती है मोटिलिटी, ये उस मोटिलिटी मतलब उसकी गतिशीलता, और तीसरा होता है मॉर्फोलॉजी। अगर हम काउंट देखना चाहें तो काउंट मतलब संख्या कितनी होती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उन्होंने कहा गया है कि 1 ml वीर्य में करीबन 15 मिलियन से ज़्यादा शुक्राणु पाए जाने चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल संख्या में शुक्राणु है। फिर दूसरा होता है उनकी मोटिलिटी कितनी है, गति कितनी है, तो इसमें हम कहते हैं कि एटलीस्ट 40% इन ये जो संख्या है इसमें से एटलीस्ट 40% से ज़्यादा शुक्राणु जो है वो अच्छे से हिलने वाले चाहिए, ताकि वो शुक्राणु वहाँ तक जैसे हम बताते हैं कि स्त्री की गर्भनली तक वो चल के जाने चाहिए। फिर तीसरा आता है मॉर्फोलॉजी। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स है कि ऐसे होता है कि काउंट देखा जाता है, मोटिलिटी देखी जाती है, बट मॉर्फोलॉजी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बट ये मॉर्फोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे कपल्स हमने देखे हैं जिनमें काउंट ठीक ठाक था, मोटिलिटी ठीक ठाक थी, बट मॉर्फोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टिव स्पर्म्स थे। ऐसी सिचुएशन में भी उनका बच्चा ठहरने को प्रॉब्लम हो सकता है। मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म जो है, उनका शुक्राणु जो है, उसका हेड, उसकी नेक और उसकी टेल नॉर्मल है या नहीं है, ये हमें देखना ज़रूरी होता है।
तो ये सिंपल टेस्ट से हमें पता पड़ जाता है सीमेन एनालिसिस माइक्रोस्कोप के अंदर। अब अगर हम इनमें देखना चाहें कि अगर किसी में काउंट कम है तो हम उसको बोलते हैं कि इनको ऑलिगोस्पर्मिया है, अगर मोटिलिटी कम है तो उनको बोलते हैं हम अस्थेनोस्पर्मिया है, और अगर मॉर्फोलॉजी कम है तो उनको बोलते हैं टेराटोस्पर्मिया है। तो ये जो चीज़ें होती है ये हमने एक सीमेन एनालिसिस में देखनी होती है। अब हम इनको ट्रीट कैसे करें कि इसका उपचार क्या है। अगर उपचार देखा जाए तो जैसे मेडिकेशंस हम बोलते हैं, मेडिसिन्स रहते हैं, काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह मार्केट में पाए जाते हैं। किसी भी, मैं बोलूँगी किसी भी पुरुष ने ये ओवर द काउंटर ड्रग्स ऐसे नहीं लेने चाहिए। एक डॉक्टर की प्रॉपर सलाह लेके ये मेडिसिन्स लेनी चाहिए। ये मेडिसिन्स में ऐसे पाया जाता है कि काफ़ी हद तक शुक्राणु काउंट, मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी में बढ़ावा आता है। अब हम देखते हैं कि ये पुरुष निस्संतानता के उपचार क्या है या ट्रीटमेंट क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि किसी में हार्मोनल वेरिएशन है, फिर हम अगर उनको मेडिकेशंस दे सकते हैं। अगर उनकी वीर्य में कुछ, उनकी मोटिलिटी में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उनको कुछ मेडिसिन्स दिए जाते हैं। ये मेडिसिन्स जो है ये हर पुरुष ने अच्छे से डॉक्टर से सलाह लेके ही लेनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि वो ओवर द काउंटर ऐसे ही जाके अगर ले मेडिसिन्स तो उनको उसमें जितना फ़ायदा होना चाहिए वो होता नहीं है। सो ये मेडिसिन्स प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, कुछ मेडिसिन्स रहते हैं जो स्पर्म मोटिलिटी बढ़ाते हैं, उसका संख्या भी बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे पुरुष रहते हैं कि जिनमें बहुत ही संख्या कम है, मॉर्फोलॉजी में बहुत ही प्रॉब्लम है और उनको कभी कभी इन मेडिकेशन से भी फ़ायदा नहीं होता है। सेकेंड एक हम देख सकते हैं कि अगर कोई पुरुष को वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है तो उसका सर्जरी करवा लेना चाहिए। थर्ड हम देख सकते हैं, अगर हम देखें कि अगर हम आगे ट्रीटमेंट क्या लें कि बाबा काउंट अभी जो है किसी पुरुष का है वो 15 मिलियन से नीचे है, तो करीबन अगर हम देखें 10 से 15 मिलियन में अगर किसी पुरुष का संख्या है शुक्राणु की, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिसमें कि हम क्या करते हैं कि पुरुषों का वीर्य लेते हैं, वो वीर्य जो है लैब में प्रोसेस करते हैं, उसमें मोटिलिटी बढ़ाई जाती है और ये जो वीर्य है ये डायरेक्टली जो स्त्री है उसकी बच्चेदानी में छोड़ दिए जाते हैं, ताकि जो शुक्राणु है वो अच्छे से स्त्री के अंडों से मिले और उनका वहाँ पे गर्भ बन के फिर उनको बच्चा ठहरे। नॉर्मल से IUI का जो सक्सेस रेट रहता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। दैट इज़ अगर नॉर्मल हम बताएं कि 5% सक्सेस रेट है तो IUI में वो हमको करीबन 10 से 15% मिल जाता है। कोई ऐसे भी पुरुष रहते हैं कि जिनका 10 मिलियन से भी काउंट कम है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF एडवाइस करते हैं। उनकी मोटिलिटी भी कम है, संख्या भी काफ़ी कम है या मॉर्फोलॉजी कम है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे कि बाहर जो है लैब में जो स्त्री रहती है, जो औरत रहती है, उसको इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। उसके इंजेक्शन्स देके उसके अंडे, उसको छोटी सी बूल देके उसके अंडे बाहर लिए जाते हैं लैब में, और पुरुषों के वीर्य से शुक्राणु लिए जाते हैं। अंडे और शुक्राणु बाहर लैब में एक डिश में फलित किए जाते हैं, उनके फिर गर्भ बनते हैं और वो गर्भ बनने के बाद उस औरत के बच्चेदानी में छोड़े जाते हैं। इसको कहते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कुछ पुरुष रहते हैं जिनमें बहुत संख्या कम रहती है, 5 मिलियन से भी कम है, मोटिलिटी भी बहुत कम है, मॉर्फोलॉजी में भी प्रॉब्लम है। ऐसे पुरुषों को हम ICSI का भी एडवाइस देते हैं। ICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस तकनीक में ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है, पर जैसे इस तकनीक में हम डायरेक्टली जो स्त्री के अंडे बाहर निकालते हैं, एक अंडा होल्डिंग पिपेट से पकड़ते हैं, पुरुषों का एक शुक्राणु लेते हैं, वो शुक्राणु जो है वो अंडे में, शुक्राणु पूरा प्रॉपरली माइक्रोस्कोप में देख के जिस शुक्राणु का हेड, नेक और टेल एकदम नॉर्मल है, वो शुक्राणु लेके वो स्त्री के जो अंडे हैं उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसलिए इसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते हैं। फिर इससे गर्भ तैयार होते हैं उन कपल्स के, और वो गर्भ जो है वो हम उस औरत की बच्चेदानी में डाल के उनको प्रेगनेंसी रह सकती है। कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं कि जिनका ऐसे होता है कि वीर्य में शुक्राणु ही नहीं है, जिसे हम अजूस्पर्मिया बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कपल्स में देखती हूँ, ऐसे बहुत सारे कपल्स इस एक लैब में टेस्ट कराते हैं, उधर अजूस्पर्मिया आया, दूसरे में टेस्ट कराते हैं, उधर अजू आया, ऐसे 5-6 लैब में तो टेस्ट करा देते हैं। कुछ तो बाबा वाले मेडिकेशंस ले लेते हैं, बाहर से कुछ भी मेडिकेशंस ले लेते हैं, बट ये उनको फ़ायदा नहीं होता है। तो अजूस्पर्मिया मतलब वीर्य में अगर शुक्राणु ही नहीं है तो इसके
कारण दो हो सकते हैं। एक तो उनका शुक्राणु बन ही नहीं रहा है क्योंकि हार्मोनल जो संकेत है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो उनका शुक्राणु ही नहीं बन रहा है बॉडी में, तो उनको शुक्राणु है ही नहीं। या दूसरा एक कारण हो सकता है उनका कि उनके अंडकोश में तो शुक्राणु बन रहा है, मतलब उनके टेस्टिस में तो शुक्राणु बन रहे हैं बट वो बाहर नहीं आ पा रहे। जैसे कि मैंने कारण बताया कि उनके वो जो नली है वो नली बंद है या फिर वो जन्म से ही नहीं है, तो ऐसे ही सिचुएशन में वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब ऐसे जो पुरुष पाए जाते हैं उनके अंडकोश में तो शुक्राणु बन रहे हैं बट बाहर नहीं आ पा रहे, उनको हम क्या करते हैं, उनको छोटी सी भूल देके लोकली उनके अंडकोश में से डायरेक्टली स्पर्म निकालते हैं, शुक्राणु निकालते हैं और वो औरत के अंडे से वो शुक्राणु मिलाते हैं और फिर उनका गर्भ बना के उस औरत की बच्चेदानी में डालते हैं। तो ऐसे भी जो पुरुष है जिनके वीर्य में बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं है, अज़ोस्पर्मिया है, वो भी बाप बनने का सुख पा सकते हैं, वो भी संतान प्राप्ति का सुख पा सकते हैं। तो मैं वही आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ, सारे पुरुषों से, कि अगर आपके वीर्य में कोई दिक्कत है, आप नज़दीकी कोई भी अच्छे फर्टिलिटी सेंटर में जाइए। फर्टिलिटी सेंटर जब भी आप चुनते हो तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि वो फर्टिलिटी सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके पास डॉक्टर्स एक्सपर्ट है या नहीं है, एम्ब्रियोलॉजी लैब कैसा है, उनके एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसे हैं, उनका टीम कैसा है, सारी जो टेक्नोलॉजीज़ अभी अवेलेबल है वो सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है या नहीं है, फिर आपका जो भी जांच होएगा उसके हिसाब से वो आपको कैसे ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप फर्टिलिटी सेंटर चुनिए। और सबसे मेन तो ये बोलूँगी कि उस फर्टिलिटी सेंटर का सक्सेस रेट क्या है प्रेगनेंसी होने का। जैसे कि मैंने बताया अज़ोस्पर्मिया, 0 शुक्राणु होने पर भी काफ़ी कपल्स ऐसे होता है कि उनके बाहर नहीं आ रहे और अंडकोश में शुक्राणु, ऐसे कपल्स को प्रेगनेंसी रह जाती है। सो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस बारे में, आपके नज़दीकी फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आप बात कीजिए। आप यहाँ पे मुझे कमेंट भी डाल सकते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आपको नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और संतान प्राप्ति का सुख ले सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट का जो है वो कंसल्टेशन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।